آج کل جو پاکستان में हो रहा है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। चाहे वो मीडिया के ऊपर कदगन लगाना हो, चाहे वो सहाफ़ियों को उठा लेना हो, चाहे वो अपनी मर्जी की खबर जाने देना हो और बाकी खबरों को रोक लेना हो, चाहे वो सियासी लोगों को यके बाद दीगरे अजीब से केसेस में गिरफ्तार करके बार बार जेल में डालना हो, या चाहे वो बेजा लोगों के घरों पर जाकर उनको हिरास करना, उनके घर वालों को हिरास करना, उनकी खवातीन और बच्चों को हिरास करना। इस तमाम की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और पाकिस्तान में शायद ही कोई जी शऊर होगा जो इसकी मजम्मत ना करे। और जाहिर है जब इसके जिम्मेदारों की बात होती है तो जनरल आसिम मुनीर साहब की बात होती है, उनके साथ पीडीएम की बात होती है क्योंकि वो उनका माउथपीस बन गए हैं। खासतौर पे नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब को भी डाल लीजिए। और अगर आप सोशल मीडिया का जायजा लें तो महसूस ये होता है कि जैसे कौम जाग गई है। अचानक सिविलियन सुप्रेमेसी का एक दौरा है कम अज कम सोशल मीडिया पे। फौज के सियासी किरदार से अब कोफ्त से ज्यादा नफरत होने लगी है। और आसिम मुनीर साहब इस दौर के कम अज कम दज्जाल तो हैं। ये एक जाविया है देखने का कि इमरान खान साहब, उनकी पार्टी, उनके लोग, उनके कारकुनान, मीडिया और जो जो भी उनके हक में बात करे उसकी आज़ादी सल्ब की जा रही है, जो कि की जा रही है। लेकिन क्या इसके जिम्मेदार वाकई आसिम मुनीर साहब हैं? क्या इसके जिम्मेदार वाकई पीडीएम की क़यादत है? मेरे ख्याल में वो हैं। इस वक्त इस ज्यादती का तौक उन्हीं के गले में आया है। लेकिन जब तक आप इसे पिछले 1.5-2 साल से देखने की कोशिश करेंगे, वो आपका डेटम पॉइंट होगा, तो पूरे मसले को आप समझ नहीं सकेंगे। आप वेग बातें तो करेंगे कि फौज ने मुल्क बर्बाद कर दिया, अब जो यूथ कर रही है अचानक। आप ये तो कहेंगे कि पीटीएम भी सही थी। आप ये भी कहेंगे कि शेख मुजीबुर रहमान साहब भी सही थे या फातिमा जिन्हा के साथ ज्यादती की गई। ये तमाम चीजें आप कहेंगे। लेकिन जब तक आप इसको जूम इन करके अंदर उतर के नहीं देखेंगे कि तकरीबन पिछले 10-12 साल में हमारे मुल्क में क्या हुआ, आपको आज के मामलात समझ नहीं आएंगे। तो अपनी राय पेश करने के लिए मैं आपको 2007 में लेकर चलता हूँ। बीबी बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई। अच्छा बुरा जैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत बना ली। 9 साल के मार्शल लॉ के बाद कुछ डेमोक्रेसी का सांस हमें कम से कम देखने को मिला। अच्छी थी बुरी थी, लोगों की उस पर अपनी राय है, जाहिर है इस छोटी सी वीडियो में ना मैं आपको ये कायल कर सकता हूं कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी अच्छी थी, ना ये कायल कर सकता हूं कि उनकी कारकर्दगी बुरी थी। लेकिन चंद फैक्ट्स आपके सामने रखकर एक पूरी होलिस्टिक पिक्चर आपको अपनी राय में दिखाने की कोशिश कर सकता हूं। अब हुआ क्या कि इलेक्शंस के बाद पीपल्स पार्टी को मेजोरिटी मिली और नून लीग सेकंड नंबर पे थी। उस वक्त कहा जाता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब यूसुफ रजा गिलानी के बाद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। उस दौर की गवर्नेंस अपनी जगह, लेकिन अगर आप जमहूरियत के लिहाज से देखिए तो रहमान मलिक साहब की जानिब से जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, एक बिल पेश किया गया था कि अब आईएसआई को इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर दे दिया जाए। उस वक्त की ऑपोजिशन, नवाज शरीफ साहब ने और तमाम सियासतदानों ने इसकी मुखालफत की थी। आगे बढ़िए तो एनएफसी अवार्ड हुआ जिसने हमारी फेडरेशन को मजबूत किया, यानी हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत किया। साथ ही 18 अमेंडमेंट हुई कि जहां कुछ पावर स्ट्रक्चर्स बेहतर किए गए, डेमोक्रेसी के लिए आगे जाने की कोशिश की गई। वहीं ये भी कोताही हुई, एक स्टेप पीछे लिया गया सियासी हुक्मरानों की जानिब से कि कियानी साहब को एक्सटेंशन दे दी गई। और गिलानी साहब का जुमला मुझे अब तक याद है कि अब मुल्क में स्टेबिलिटी होगी क्योंकि आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और वजीर आजम तीनों एक ही वक्त तक मुल्क में हैं और एक ही साथ वो सब रिटायर हो जाएंगे या अपने ओहदे से चले जाएंगे। और आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इस तमाम के दौरान पीपल्स पार्टी के दौर में हम रोज सुनते थे, चाहे वो शाहिद मसूद साहब हों, चाहे वो कामरान खान साहब हों, चाहे वो जितने भी आज बड़े सहाफ़ी बनते हैं वो हों, वो डेट्स दिया करते थे कि बस जुमेरात तक, बस जुमे तक, बस इतवार तक ये हुकूमत चली जाएगी, या जरदारी साहब मुल्क से भाग गए हैं, या फौज के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, या ये अमेरिकन एजेंट्स हैं। ये सब तारीख का हिस्सा है। और इसको बदरजा अतम कमाल मिला कि जब उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, मारने के लिए अमरीकी फौजी हमारे मुल्क में घुस आए और उसके बाद मेमो गेट का एक पूरा मामला हुआ। अच्छा हुआ बुरा हुआ, तारीख उस पर अपना मौकफ रखती है। लेकिन उस वक्त उस सदर के खिलाफ, उस वजीर आजम के खिलाफ, उस जमहूरी हुकूमत के खिलाफ तमाम सियासतदान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर खड़े हो गए। और ये नहीं भूलना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब खुद काला कोट पहनकर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करवाने के लिए और अपने ओहदे से निकलवाने के लिए अदालत पहुंचे थे। फिर भी हमने देखा कि कुछ न कुछ जमहूरियत तरक्की कर रही थी। करप्शन के किस्से सामने आते थे, कुछ गलतियां भी होती थीं, लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा थी, गवर्नेंस के मसाइल थे, लेकिन जमहूरियत की तरफ हम कदम बढ़ा रहे थे। उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, नवाज शरीफ साहब इलेक्शंस में जीत जाते हैं। उन पर ये इल्ज़ाम लगा कि बहुत धांधली हुई, 4 हल्के खुलवा दिए जाएं,
35 पंक्चर लगा दिए गए, तमाम चीज़ें। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि ये आरओस का इलेक्शन था। उसके बावजूद भी नवाज शरीफ साहब को हुकूमत बनाने दी गई और उन्होंने वजीर आजम की हैसियत से हलफ उठा लिया। अगर आपको मौका मिले तो आर्काइव्स में आपको वो तकारीर मिल जाएंगी कि जो नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के लिए की थी। जब आसिफ अली जरदारी साहब ने उनका हलफ लिया और उन्हें ऐवान सदर दावत के लिए बुलाया, और साथ ही आसिफ अली जरदारी साहब ने भी उस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ कलमात कहे थे। वो कलमात इंतहाई शाइस्ता, इंतहाई अच्छे और जमहूरियत की तरफ एक कदम बढ़ाने की कोशिश थे मेरे ख्याल में। जब नवाज शरीफ साहब का दौर शुरू होता है तो आप देखते हैं कि केपीके में फजलुर रहमान साहब एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे, कोशिश करते रहे कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब मिलकर हुकूमत बना लें और पीटीआई को हुकूमत ना बनाने दी जाए। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने एक इखलाकी स्टैंड लिया, तारीख का हिस्सा है, और कहा कि उनकी मेजॉरिटी है तो उन्हें हुकूमत बनाने दी जाए। यही मामला बलूचिस्तान में हुआ कि पहली बार हमारी मालूम तारीख में एक बलूचिस्तान के मसाइल को समझने वाले और अच्छी साख रखने वाले डॉक्टर अब्दुल मालिक को, अगर मुझे उनका नाम सही याद आता है, उन्हें वजीर आला बनाया गया। उस दौर में अपने बहुत मसाइल रहे, करप्शन की बातें होती रहीं, लेकिन इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि तरक्की भी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इकोनॉमी बेहतर हो रही थी, एक बहुत हैप्पी वाइब थी। और इन दोनों अदवार को अगर आप देखिए, पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, तो आपको नजर आएगा कि सियासी विक्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं थी। बहुत ही कम लोग थे कि जिन्हें सियासी केसेस की वजह से जेल जाना पड़ा था। और ओवरऑल जो मीडिया पर कदगन थी वो भी इस तरह की नहीं थी कि जिस तरह आज है। जाहिर है हुकूमत और फौज अपना रोल अदा करती रहती है, चाहती है कि इंफॉर्मेशन को फिल्टर किया जाए, लेकिन इतने बुरे हाल नहीं थे। तो फिर आज के मामले की दागबेल डाली कब गई? मेरे ख्याल में ये दागबेल डाली गई जब इमरान खान साहब के जलसे को कामयाब कराने की कोशिश की गई, जो कामयाब हुआ भी। अब तो ये तकरीबन सर्टन हो गया है, तकरीबन सभी को पता है, पीटीआई के अपने लोग भी इसका इकरार कर चुके कि उनके गुब्बारे में हवा उस वक्त के आईएसआई चीफ जहीरुल इस्लाम और उसके बाद पाशा साहब ने भरी थी। और उस वक्त की आर्मी भी इमरान खान साहब को मसीहा बनाकर पेश कर रही थी। साथ ही ताहिरुल कादरी का भी एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये दोनों सियासी कजन्स मिलकर मुल्क में एक नई सुबह लाएंगे, एक तरक्की की राह पर हमें गामजन करेंगे। जिस तरह धरने होते रहे आपने देखा। और क्योंकि धरनों की बात हो रही है तो एक चीज बस सियासी रिकॉर्ड पर मैं लाना चाहूंगा कि उसी दौर में नवाज शरीफ ने जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए मुशर्रफ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी की, अदालत से उन्हें सजा भी हुई। और कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब का पहला धरना था ही इसलिए कि हुकूमत पर प्रेशर डालकर मुशर्रफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दिलवाई जा सके। वो बाहर चले गए, मामला ख़त्म हुआ। लेकिन फिर भी जमहूरी इक़दार की तरफ ओवरऑल मुआशरे में कुछ इकदाम उठाए जा रहे थे। सियासतदान अपनी 90 की दिहाई की गलतियों से सीखे थे, एक दूसरे को बहुत ज्यादा मलाइन करते थे, लेकिन इस हद तक बार बार नहीं जाते थे कि फौज के हाथों इस्तेमाल हो जाएं। हुए भी, तारीख का हिस्सा है। जैसे मैंने पहले कहा कि मेमो गेट में नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल हुए। बाद में जब नवाज शरीफ साहब के दौर में सेनेट के इलेक्शंस हुए, सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया गया, बलूचिस्तान की हुकूमत तोड़ी गई, तो पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद कहा था कि हमारी दुआ शामिल थी। ओवरऑल कुछ मोहब्बत, कुछ जंग के साथ जमहूरियत आगे चलती रही, फैशिज्म का दौर दौरा नहीं हुआ था। लेकिन इमरान खान साहब के गुब्बारे में हवा भरी जाती रही। साथ ही कुदरत का करना यह हुआ कि पनामा केस भी सामने आ गया। पाकिस्तान से उमर चीमा साहब उस तंजीम का हिस्सा थे कि जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी। जाहिर है उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, वो खुद इस पूरे मामले के बारे में, इस केस के बारे में क्या कहते हैं। यूट्यूब पे उनका चैनल है टॉक शॉप, वहां पे उनकी वीडियो इसके मुतालिक मौजूद है। आप उनकी राय फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ सुन सकते हैं। ये केस तो गोया हमारी स्टेब्लिशमेंट के लिए और इमरान खान साहब के लिए कुदरत के तोहफे से कम नहीं था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को और तमाम ही सियासतदानों को रांदे दरगाह करने के लिए, निकालने के लिए, उन्हें गंदा, करप्ट, गलीज साबित करने के लिए कोशिशें तो की जा रही थी। तो हुआ ये कि पनामा में तकरीबन 480 लोगों के नाम थे, लेकिन सिंगल आउट करके सिर्फ नवाज शरीफ साहब के ऊपर वो केस चलाया गया, जबकि नवाज शरीफ साहब का उस पनामा पेपर्स में नाम भी नहीं था। आप आगे चलते जाइए, उस केस की सारी प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। जिन्हें याद है उन्हें याद है कि किस तरह रोज की बुनियाद पर वो केस चला करता था, किस तरह नैब के ऑफिस से तस्वीरें लीक हुआ करती थी, किस तरह मेजर साहब जाके जजेस को मिलते थे और कहते थे कि फैसला इलेक्शन से पहले सुना दीजिए वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। किस तरह इस्लामाबाद के ऑलमोस्ट चीफ जस्टिस बनने वाले शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने एक स्पीच में कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब को निकालना चाह रही है और आईएसआई हमें भी आलायकार बनाना चाहती है। बात को समेटते हुए अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब को एक इकामे की बुनियाद पर
نااہل کر دیا گیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ تو نون لیگ والے دہراتے ہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میری نہ مانیے، کسی سیاستدان کی نہ مانیے، سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ موجود ہے، وہ پورا پڑھ لیجئے۔ اگر وہ فیصلہ چیخ چیخ کر آپ کو یہ نہ بتا رہا ہو کہ ہمیں تو اس کو نااہل کرنا تھا، اس وقت یہ آ گیا، یہ نہ ہوتا تو ہم کسی اور کیس میں کر دیتے، تو پھر آپ مجھے کہیے گا۔ وہ فیصلہ چیخ چیخ کر یہ بتا رہا ہے، وہ فیصلہ پڑھ لیجئے۔ اور اس تمام مسئلہ میں اسٹیبلشمنٹ تو ہماری اس بدحالی کا سامان کرتی رہی عدالت کے ساتھ مل کے، لیکن بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ اس پورے وقت عمران خان صاحب ان کا سیاسی چہرہ تھے۔ عمران خان صاحب کے لیے یہ سب کیا جا رہا تھا، عمران خان صاحب کو مسیحا بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ جس طرح پری پول ریگنگ ہو رہی تھی، ان کو مسیحا بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، نون لیگ سے لوگ توڑے جا رہے تھے، ان کو الیکشن میں دشواریاں دی جا رہی تھیں، حتیٰ کہ وزیر اعظم سے نااہلی ہونے کے بعد انہیں پارٹی چیف بھی نہیں رہنے دیا گیا۔ طرفہ تماشا یہ ہوا کہ اس وقت کے سینٹ الیکشنز میں نون لیگ کے لوگوں کو نون لیگ کے نام سے الیکشن نہیں لڑنے دیے گئے۔ کہا گیا کہ کیونکہ نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے تو ان کے دیے ہوئے ٹکٹس پہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ نون لیگ کے لوگوں نے آزادانہ الیکشن لڑے تھے، اور یکے بعد دیگرے کس طرح پی ٹی آئی میں لوگ شامل ہو رہے تھے، کس طرح یہ پرسونا بنایا گیا تھا کہ ان کے پاس ٹیم ہے، کس طرح یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ جیسے ہی آئیں گے ہمارے مسائل کا حل کر دیں گے۔ یہ سب ہمیں یاد ہے، یہ جمعہ 8 دن پرانی بات ہے، ہمارے ذہنوں میں بالکل عیاں ہے۔ اور آج اس وقت جو لوگ رونا رو رہے ہیں، اور صحیح رو رہے ہیں، کہ فیشزم ہے ملک میں، سیاسی آزادیاں سلب کر لی گئی ہیں، بالکل کر لی گئی ہیں، لیکن یہ آج سے شروع نہیں ہوا، یہ 2011 سے خان صاحب کے پروجیکٹ کی صورت میں شروع ہو گیا تھا۔ اور آج جو اس وقت لوگ شور مچا رہے ہیں، وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اپنے سر کا تاج سمجھتے تھے، آرمی چیف کو اپنا باپ کہتے تھے، آن ریکارڈ ہے، میں لفاظی نہیں کر رہا، اور خان صاحب کو ایسا مسیحا بنا کر پیش کیا جا رہا تھا کہ ان کے علاوہ ملک کے مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، اور ان تمام لوگوں کو تو جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ وہ جس طرح ایک کال لیک ہوئی تھی نا کہ یہ کمبخت مارشل لاء بھی تو نہیں لگاتے، اس وقت بس اس طرح کا معاملہ تھا۔ خیر، خان صاحب کی حکومت بنی، جس طرح ان کی حکومت رہی ہمارے سامنے ہے، پہلے سال میں جو ان کی کارکردگی تھی، پھر کووڈ آیا، اس کے بعد تمام ہی کارکردگی ان کی سامنے ہے، اس پر تو کوئی کلام کرنا ہی نہیں چاہیے میرے خیال میں۔ لیکن جب خان صاحب کی اپنی حکومت جانے لگی، خان صاحب کی اپنی سپورٹ بیس کم ہونے لگی، اور فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کے جو ان کا پلان تھا، جو اب بالکل پبلک ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے، وہ ناکام ہوتا نظر آیا، اور پی ڈی ایم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، تو اب خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں بہت وسطائیت ہے، ان کے لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارا ملک تباہ کر دیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے یہ ملک آج تباہ نہیں کیا۔ آج جو ہو رہا ہے اس کی کہانی میں آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا کیونکہ مجھ سے بہت زیادہ اور مجھ سے بہت بہتر سنانے والی یہ کہانی آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اس کو کانٹیکسٹ میں رکھنا شاید اب اس وقت کی ضرورت ہے، کہ ہم دیکھیں کہ عمران خان صاحب اس پورے گندے سیاسی کھیل کا سیاسی چہرہ تھے۔ جب تک دوسروں کے خلاف کام ہوتا رہا، ان کے حق میں کام ہوتا رہا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس بن کر دوسروں کے خلاف استعمال ہوتے رہے، تب تک سب صحیح تھا، تب تک ہماری عوام بھی فوج کو اپنے سر کا تاج سمجھتی تھی۔ اور آج وہی شخص جس کو آپ نے کھڑا کیا، جس کو ہماری فوج نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کھڑا کیا، انہی کو کاٹنے دوڑا ہے، تو فوج کو بھی عقل آئی ہے کچھ حد تک کہ اس کا تو منہ بند کرنا پڑے گا۔ اور جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو روز آپ پوسٹرز دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی اتنے دن کے لیے جیل میں ہے، یہ فلاں آدمی اتنے دن سے غائب ہے۔ اس سے بہت زیادہ تشدد، اس سے بہت زیادہ سختیاں، اس سے بہت زیادہ عصمت دری، اس سے بہت زیادہ غیر قانونیت اور لا قانونیت نون لیگ کے دور میں ہم نے ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے دیکھی، اس دور میں ہم نے اینٹی پی ٹی آئی سیاستدانوں کے ساتھ ہوتی دیکھی۔ اگر اس وقت عمران خان صاحب، ان کی پارٹی اور ان کے لوگ آواز اٹھاتے تو آج ان کے ساتھ آواز اٹھانے والے بہت لوگ ہوتے۔ اگر اس وقت وہ حقیقت، سچائی اور انصاف کا ساتھ دیتے تو آج ان کے لیے انصاف کی بات کرنے والے بہت لوگ ہوتے۔ اور خاطر جمع رکھیے کہ پہلے جس طرح ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر اب یہ بیانیہ نواز شریف صاحب، پی ڈی ایم اور ان تمام سیاسی جماعتوں نے فوج کے پریشر میں آ کے بیچ دیا ہے، اب خاطر جمع رکھیے کہ چند سال گزریں گے، یہ ٹیبلز پھر ٹرن ہوں گی، آج جہاں خان صاحب ہیں وہاں یہ لوگ ہوں گے، اور اس وقت بھی میرے جیسا کوئی شخص، کوئی ایک صحافی جو اس ملک میں جمہوریت کی لڑائی تب سے لڑ رہا ہے کہ جب
फौज आपके सरों का ताज थी। मेरे जैसा कोई सहाफ़ी और शख्स और बोलने वाला उस वक्त भी गालियां खा रहा था कि जब इमरान खान साहब के हक में ये सब हो रहा था, और वो आज भी गालियां खा रहा है कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ ये हो रहा है। तो हम तो अपनी पोजीशन पे खड़े हैं, हम तो जमहूरियत और आइन के साथ खड़े हैं और फौज के खिलाफ खड़े हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब को अपनी गोद में बिठा या चाहे इमरान खान साहब को। आपके लिए सोचने का मौका है। अगर तो आपको खान साहब अच्छे लगते हैं, अगर तो आप उन्हें अपना लीडर समझते हैं और उनके साथ अच्छाई करना चाहते हैं, इस पूरी कौम के साथ अच्छाई करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा बढ़कर अपने साथ अच्छाई और इंसाफ करना चाहते हैं, तो 2 मिनट रुक कर मेरी बातों पे गौर कीजिए, इनकी तहकीक कीजिए और अपनी गलती मानिए कि हमसे ये गलती हुई। अपनी गलती मानिए कि पहले अपने लीडर को मसीहा बनाकर हुकूमत में लाने के लिए फौज के हाथों हम सब इस्तेमाल हुए। और सिर्फ मेरी बात ही ना मानिए, मुईद पीरजादा साहब रिकॉर्ड पर हैं कि जब उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब के केस के बाद हमें लगता है कि हम सारे इस्तेमाल हो गए, कोई वजह थी तो उन्होंने कहा था, कोई वजह थी कि आज ये सब हो रहा है, कोई वजह है कि हर 3-4 साल बाद तारीख खुद को दोहराती है, और कोई वजह है कि हम जैसे लोग जब पहले कहते थे कि ये सब पलटेगा तो वो पलट रहा है, और आज हम फिर आपसे अर्ज कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें दोबारा पलटेंगी, और चंद साल बाद आप देखेंगे कि यही पीडीएम वाले इन्हीं कवानीन की जद में आएंगे जो ये बना रहे हैं। तब हमें शायद पीडीएम के वर्कर्स से बातें सुनने को मिले, तब दोबारा हमें एंटी फौज कहा जाए, तब दोबारा हमें किसी एक शख्स का हामी, किसी एक नज़रिए का हामी और दूसरे नज़रिए का मुखालिफ समझा जाए। लेकिन हम अपनी बात करते रहेंगे, क्योंकि वो बात सिर्फ एक लीडर तक महदूद नहीं है, क्योंकि वो बात सिर्फ एक नज़रिए तक महदूद नहीं है, क्योंकि वो बात हमारी पसंदीदगी और नापसंदीदगी तक महदूद नहीं है। वो बात इस मुल्क के लिए है, वो बात इस आइन के लिए है, वो बात इस उसूल के लिए है कि मेरे मुल्क में एक आम इंसान की हैसियत से मैं ये फैसला करूंगा कि मुझ पर हुकूमत किसने करनी है। और इस उसूल को पामाल करते हुए फौज के साथ कोई भी सियासी रहनुमा इस उसूल को पामाल करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूंगा, चाहे वो मेरा इंतहाई पसंदीदा हो। तो बात को समेटते हुए, ये मामला आज से शुरू नहीं हुआ, ये मामला अपनी एक तारीख रखता है। वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा कोई एकदम नहीं होता। जब तक आप इस पूरे मामले को पिछले 1-1.5 साल की नज़र से देखेंगे, आप इसे समझ नहीं सकेंगे। बहुत सारे लोग कह सकते हैं, और मुझे यकीन है कहेंगे, कि इस पूरे सिनारियो में साइफर की तो तुमने बात ही नहीं की, अमरीकी मदाखलत की तो तुमने बात ही नहीं की। तो खातिर जमा रखिए, कुछ वक्त रुक जाइए, उसकी हकीकत भी आपके सामने आ जाएगी। अभी भी सामने है, मुझे हैरत होती है कि लोग नहीं देख पाते, लेकिन कुछ वक्त रुक जाइए, उसकी तमाम हकीकत आपके सामने इस तरह आश्कार होगी कि आपका ज़मीर पुकार उठेगा कि हम गलत थे, इमरान खान साहब गलत थे, और आज जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है उसको किसी भी सूरत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बीज खान साहब ने खुद बोए थे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा ये कि आपके लाइक और कमेंट की वजह से YouTube ये वीडियो ज्यादा लोगों को रेकमेंड करेगा।